हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासोनॉमिक्स के ऊपर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा एक और टॉपिक, इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट का यह आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है व्यय विधि। इसके पहले हमने दो विधियां और डिस्कस कर रखी हैं जिसका नाम है मूल्य वृद्धि और आय विधि। और साथ ही साथ इसके पहले हमने और भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को जो कि फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है उनको हमने डिस्कस कर रखा है। ये हमारा आखिरी टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिला होगा आपको, आप वहां से जाकर के इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल साइंस के पहले और दूसरे चैप्टर को अपलोड कर दिया है। इंग्लिश का हमारा ग्रामेटिकल टॉपिक जो है, हमारा रिटन बेस्ड टॉपिक है, जॉब लेटर, वो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। आने वाले टाइम में हम इस पर ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इनके भी चैप्टर्स को अपलोड करने वाले हैं। साथ ही साथ हम अपनी इंग्लिश को ग्रामेटिकली और चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल से अपने आप को नहीं जोड़ा है तो आप इसको अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं। हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है व्यय विधि। तो हमने अब तक सीखा है कि जीडीपी वगैरह क्या है। जीडीपी को निकालने के हमने दो तरीके सीख लिए, उनमें से एक तरीका जो बचा है, तीसरा तरीका, जिसका नाम है व्यय विधि, उसको हम लोग आज समझने वाले हैं। व्यय विधि, इसको हम व्यय विधि क्यों कह रहे हैं? सिंपल सी बात है, खर्चा करने को हम व्यय कहते हैं, ठीक है। और इस विधि में हम वस्तुओं और सेवाओं पे किए गए व्यय को, उनके अंतिम मूल्य को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और उस पे जो हमारा पूरा व्यय है वो हमारे अंतिम मूल्य का व्यय होता है। उसको जोड़ करके हम अपने राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले हैं। इस विधि को उपभोग तथा निवेश विधि तथा आय विन्यास विधि भी कहते हैं। उपभोग तथा निवेश क्यों? क्योंकि हमारा उपभोग और निवेश दोनों में ही हम व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, ठीक है। निवेश करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है और उपभोग करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए हम इसको उपभोग तथा निवेश विधि कहते हैं। आय विन्यास विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम है उसका जो पार्ट है, जो डिस्पोजेबल पार्ट है, उससे ही हम खर्चा कर सकते हैं। अब डिस्पोजेबल पार्ट यानी कि विन्यास क्या है? तो अगर हमारी इनकम लाख रुपए है, ठीक है, वैसे यूजुअली सबकी इतनी इनकम नहीं होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि किसी की इनकम अगर लाख रुपए है और वो उस पे से 5,000 रुपये टैक्स देता है, ठीक है, तो टैक्स का पैसा निकालने के बाद जो इनकम बचती है यानी कि 95,000, वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि जिसको हम सिंपली खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें जीडीपी एमपी यानी कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है। देन इसको हम राष्ट्रीय आय में चेंज कर सकते हैं, जिसको हमने पहले भी देख रखा है, ठीक है। ठीक है, तो इसके घटक क्या हैं, क्या क्या इसमें आता है, चलिए देखते हैं। अब अंतिम व्यय विधि को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी चीजें समझने वाली हैं। इन चारों चीजों को जोड़ने के बाद में हम अपने जीडीपी एमपी तक पहुंच जाते हैं। बहुत ही इजी सा मेथड है, बहुत नॉर्मल चीज है, जिसमें आपको सिर्फ प्लस करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। नॉर्मली हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो पार्ट है वो आता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम मतलब प्राइवेट, सिंपल सी बात है ना। जिसमें हमारे हाउस होल्ड यानी कि परिवार आते हैं, है ना, फैमिलीज, परिवारों द्वारा किया गया खर्चा, प्लस कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो विदाउट प्रॉफिट वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। वो प्रॉफिट के मोटिव से वर्क नहीं करती, वो विदाउट प्रॉफिट वर्क कर रही होती है, और उनके द्वारा जो किया गया खर्चा है वो भी निजी अंतिम उपभोग व्यय में शामिल किया जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारी एनजीओज होती हैं। अगर आपके घर के आसपास में एक एनजीओ हमारे एरिया में बहुत फेमस है, शायद आपने भी उसका नाम सुना हो, जिसका नाम हम एफईए के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं सुना तो आप सर्च कर सकते हैं। ये भी एक ऐसी संस्था है जो लोगों को स्किल्स सिखाती है फ्री में, बिना किसी चार्ज के, ठीक है। तो ऐसी जो संस्थाएं होती हैं इनके द्वारा जो खर्च किया जाता है उसको भी हम पहले भाग में ही जोड़ते हैं। अन्यथा सामान्यतः इसमें परिवारों द्वारा किया गया व्यय शामिल होता है, ठीक है। दूसरा आता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। देखिए, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में क्या क्या चीज शामिल है? सरकार द्वारा किया गया कोई भी खर्चा जिससे वो अपने प्रॉफिट को ना देखे, ठीक है। सरकार बहुत सारे ऐसे व्यय यानी कि खर्चे करती है जिसमें वो अपना प्रॉफिट नहीं देखती, सिर्फ उसको करने होते हैं, ठीक है। उसके पीछे जो व्यय जो उसको जोड़ा जाता है वो हमारा सरकारी अंतिम भोग व्यय में किया जाता है। अच्छा, ऐसे कौन से खर्चे इसके पीछे सरकार कोई प्रॉफिट नहीं देखती? तो हमारे यहाँ पे गरीब परिवारों को प्रति माह हर महीने गेहूं और चावल दिया जाता है, ठीक है, राशन के रूप में।
वो हमें बहुत सस्ते दर पे मिलता है, तो सरकार अपनी जेब से उसमें पैसा लगा रही होती है, वो सरकार का खर्चा है, लेकिन सरकार उसमें प्रॉफिट नहीं देखती। ठीक है, सेम 8वीं तक की कक्षा हमारे यहाँ पूरे देश में मुफ्त है। ठीक है, उसमें सरकार जो पैसा लगा रही है, वो सरकार उसमें प्रॉफिट नहीं देखती। ठीक है, तो ऐसे खर्चों को सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट है वो आता है निवेश व्यय। अब निवेश व्यय, अगर आपने हमारे पहले वीडियोस को देखा हो या फिर आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा हो, अपनी बुक्स के अंदर रीड आउट किया हो, आपके टीचर्स के थ्रू आपने समझा हो, तो आप जानते होंगे हमारा जो निवेश है वो दो प्रकार से होता है, स्थायी निवेश या माल सूची निवेश। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ करके निवेश निकालते हैं। निवेश क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँ, तो वो वह, अगर बहुत इजी भाषा में कहूँ, वो खर्चा जो हम किसी प्रॉफिट को गेन करने के मोटिव से कर रहे हैं। मैं एक फैक्ट्री लगाने के लिए खर्चा कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और फैक्ट्री में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रॉफिट गेन करना चाहता हूँ। सिंपल सी चीज है। स्थायी निवेश, अब स्थायी निवेश क्या है, जो मैंने फैक्ट्री लगाई, उसमें मैंने मशीनरी, जो बड़ी बड़ी चीजों उपकरणों पे मैंने खर्चा किया, उसे मैं स्थायी निवेश कहूंगा। जैसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, है ना, स्थायी पूंजी, उसके ऊपर जो मैंने खर्चा किया। माल सूची, वो निवेश जो हमारा रेगुलरली एक दो हफ्ते में, एक दो दिन में दोबारा करना पड़ता है। जैसे कच्चा माल हो गया, मेरे को बार बार वो मंगाना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं कोई फैक्ट्री डालता हूँ तो मुझे कच्चे माल की बार बार जरूरत पड़ती है, वो हमारा स्थायी निवेश होता है। तो ऐसे निवेश को हम इसमें जोड़ते हैं। इन निवेशों के अंदर परिवार द्वारा रिहायशी जो घर वगैरह खरीदे जाते हैं, उनको भी हम निवेश मानते हैं। ठीक है, उसको जोड़ा जाता है। इसके अलावा हम इसके अंदर सरकार द्वारा किया गया निवेश, सरकार कौन सा निवेश करती है, जैसे सरकार रेलवे वगैरह में निवेश करती है, एयरपोर्ट में सरकार बहुत सारे शेयर ब्रांडिंग वगैरह जो है उनमें निवेश करती है, उस निवेश को भी इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, और सामान्यतः जो लोग निवेश करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, उसको इसमें जोड़ा जाता है। तीन इसके मेन पार्ट होते हैं निवेश के अंदर, इसको आपको समझना है और इनको ही आपको इसमें जोड़ना है। देन आता है हमारा शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात क्या होता है, एक्स माइनस एम, एक्स का माइनस में एक्सपोर्ट है, एम का माइनस में इंपोर्ट है। आयात और निर्यात, जब हमारे देश में बहुत सारा सामान बनता है, हम उसको बाहर देशों में भी बेचते हैं, जिसको हम निर्यात कहते हैं। जब दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा सामान होता है, जैसे आईफोन वगैरह है, अमेरिका वगैरह में बनता है, वो इंडिया में आके बेचते हैं, तो उसे हम आयात कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट कहते हैं। एक्स का माइनस में एक्सपोर्ट है, एम का माइनस इंपोर्ट है, आयात और निर्यात। तो इस पे किया गया व्यय भी हमारी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ठीक है, घरेलू आय में जोड़ा जाता है, इसको भी हमें इसके अंदर प्लस करना होता है। ठीक है, तो इन चार घटकों को समझने के बाद में हमें क्या करना है, इन चारों को प्लस करना है, जिससे हम जीडीपी एमपी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें चेंजमेंट करके हमारे राष्ट्र आय एन एन पी एफ सी तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, हम जी से एन पाने के लिए मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं, डी से एन पाने के लिए हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को प्लस करते हैं, और एमपी से एफसी पाने के लिए हम एन आई टी यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमारी पहले की वीडियोस को देखें, और अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते तो अपने बुक्स को स्टडी करें, ताकि आप इन चीजों को समझ पाए कि हम इसको चेंजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमारी व्यय विधि, जैसे हमारे आय विधि, मूल्य वृद्धि विधि में कुछ सावधानियां थी, वही सावधानियां इसमें भी हैं, कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है इस विधि का इस्तेमाल करते हुए, किन चीजों को जोड़ना है और किन चीजों को नहीं जोड़ना है। जब हम जीडीपी का आकलन करते हैं तो उसमें किन किन चीजों को जोड़ा जाना चाहिए और किन चीजों को जोड़ा नहीं जाना चाहिए, इन चीजों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें दो मद ऐसी हैं जो कि जोड़ी जाएंगी, और तीन मद ऐसी हैं जो कि जोड़ी नहीं जाती हैं। जोड़ने वाले में क्या है, जब अंतिम व्यय को ही इसमें शामिल करना है। जैसे हमने पढ़ा था दोहरी गणना की समस्या, तो हम इस विधि के अंदर केवल अंतिम व्यय को ही शामिल करते हैं, क्योंकि हाँ, अगर हम सभी व्यय को एक अलग अलग करके करेंगे तो उसमें दोहरी गणना की समस्या होने के चांसेस होते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि दोहरी गणना क्या है, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को जाके दोबारा से मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर्च करें, या फिर आप इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग के 2 या 3 पेजेस के अंदर आपको दोहरी गणना के नाम से एक बॉक्स मिल जाएगा, उस बॉक्स का आप स्टडी कर लेंगे, इनफ है, आप समझ में आ जाएगा आपको कि दोहरी गणना क्या होती है। इंग्लिश में इसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। इससे बचने के जो
तरीके हैं उनमें भी दिए हुए हैं, 2 तरीके इससे बचने के होते हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो दोहरी गणना से बचने के लिए हम केवल अंतिम व्यय को ही इसमें शामिल करते हैं, हम पूरे व्यय को इसके अंदर नहीं लेते कि पहले क्या था दूसरा क्या था, या फिर मूल्य वृद्धि को इसके अंदर नहीं जोड़ते, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अंतिम मूल्य को, किसी भी वस्तु के अंतिम मूल्य को इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, उपभोग व्यय के लिए उत्पादित वस्तुओं में होने वाला, देखो क्या है, कई बार फैक्ट्री के मालिक खुद के लिए कुछ सामान बनाते हैं अपनी ही फैक्ट्री में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कार फैक्ट्री का ओनर अपने लिए ही अपनी ही फैक्ट्री में एक कार बनवा के इस्तेमाल करता है, तो क्या उस कार की कीमत का जो पैसा है वो जीडीपी में जोड़ा जाएगा? तो आंसर आपका होना चाहिए हाँ, क्योंकि अगर वो कार खुद नहीं खरीदता तो बाहर उसको बेचता, या फिर अगर वो कार बाहर से कहीं से खरीदता तो उसके लिए वो पैसा देता, इनडायरेक्टली वो पैसा उसने खुद को ही दिया है। ठीक है। खुद ही वो मालिक है और खुद ही वो इसका उपभोक्ता है, उसने वो पैसा खुद ही को दिया है, इसको इनकम प्राप्त हुई है। ठीक है, इसको जो आय है वो प्राप्त हुई है, तो इसलिए हम इसको इसमें जोड़ेंगे। ठीक है। अगला है कौन सी मदें शामिल नहीं करनी, तो सबसे पहले वही जो हमने पहले पढ़ा था, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय या फिर उनके अंतिम मूल्य को इसमें कभी शामिल नहीं किया जाता, उस पर किया गया वह हमारा कभी शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब वो वस्तु नई थी उसका पूर्ण रूप से जो उसका मूल्य था वो शामिल हो चुका था हमारी राष्ट्रीय आय में जब भी वह उत्पादित की गई थी। इसके अलावा शेयर और ब्रांडों पे, जो शेयर और हम ब्रांड्स खरीदते हैं, है ना, किसी भी कंपनी का हम लोग शेयर खरीदते हैं, उसको इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए वह बस एक कागज का टुकड़ा है, इसके अंदर कोई भी अंतिम मूल्य जैसी बात शामिल नहीं होती है, तो उसको हम शामिल नहीं करते हैं। साथ ही साथ सरकार द्वारा किया गया कोई भी ऐसा व्यय जो कि हस्तांतरण भुगतान हो, हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, जो कि एक तरफा होता है, जिसके लिए सामने सामने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, लाइक भीख देना, दान देना, ऐसी चीजें जो एक तरफा होती हैं, ऐसे भुगतानों को हम इसके अंदर शामिल नहीं करते। हस्तांतरण भुगतान में सरकार की तरफ से क्या होता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन मैंने पहले भी डिस्कस की थी, एक हस्तांतरण भुगतान है। वृद्धावस्था पेंशन सरकार किसी मोटिव से नहीं दे रही है, उसको उसके बदले में कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। तो ऐसे व्यय को हम इसमें शामिल नहीं करते। ठीक है। ठीक। हमारा ये जो चैप्टर था यही था। इस टॉपिक के साथ हमारी जो पहली यूनिट है जीडीपी वाली, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समूचे, जो आपकी पहली यूनिट है, इसके अंदर जो 3 चैप्टर है हमारे, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो इकोनॉमिक्स की आएगी उसके अंदर हम अपने नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे, जिसका नाम है मुद्रा तथा बैंकिंग। ठीक है। उसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक का नाम है मुद्रा और एक का नाम है बैंकिंग। हम जल्दी उन वीडियोस को कवर करेंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही स्मूथली रन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।